हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 28 अक्टूबर 2024 और हम बात करने वाले हैं रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं जो कि आगामी किसी भी परीक्षा में पूछे जाने की जिनकी पूरी की पूरी संभावना रहती है, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ ही साथ उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उनको बहुत ही आसानी के साथ में बताया जाता है, आसानी के साथ में उनको समझाया जाता है। प्लस यहाँ पर जो मैप के द्वारा कोई भी ऐसा टॉपिक होता है जो मैप से रिलेटेड होता है, तो मैप के द्वारा भी बताया जाता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए सबसे पहले आपको वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखनी है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। बढ़ेंगे हम आगे अपने वीडियो में और बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। तो आज का हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है वो है, हाल ही में इंडियन आर्मी ने किसके साथ मिलकर लद्दाख में सस्टेनेबल एनर्जी के लिए सहयोग किया है। यानी कि जो इंडियन आर्मी है हमारी, उसने किसके साथ में मिल करके लद्दाख में सस्टेनेबल एनर्जी के लिए सहयोग किया। तो ए ऑप्शन है NTPC, बी ऑप्शन है ONGC, सी ऑप्शन है गूगल और डी ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी इंडियन आर्मी ने NTPC के साथ मिलकर लद्दाख में सस्टेनेबल एनर्जी के लिए सहयोग किया हुआ है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो हाल ही में NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है, ये एक महारत्न कंपनी है जो कि इसके साथ इंडियन आर्मी ने लद्दाख में सस्टेनेबल एनर्जी के लिए सहयोग किया हुआ है। तो कहाँ पर? तो लद्दाख के चुशूल में, यानी लद्दाख का एक इलाका है, एरिया है चुशूल, वहाँ पर ये अपना सस्टेनेबल एनर्जी के लिए इन्होंने क्या किया हुआ है, अपना एक प्रोजेक्ट जो है वहाँ पर लॉन्च किया हुआ है NTPC और इंडियन आर्मी ने। इस कदम से जो ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करते हुए लद्दाख में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जाएगी। यानी कि अब होगा क्या, ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करते हुए NTPC जो कि बेसिकली लाइट उत्पादन की कंपनी के रूप में ही जानी जाती है, तो NTPC और इंडियन आर्मी ने क्या किया हुआ है कि ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करके जो है लाइट बनाएगी, लाइट की सप्लाई करेगी और ये जो लाइट होगी वो लद्दाख में 24 घंटे लाइट बनी रहेगी। जो रक्षा मंत्री हैं वर्तमान में राजनाथ सिंह, इनकी मौजूदगी में इस परियोजना की आधारशिला रखी गई और पूरे वर्ष यानी कि एक साल में 24 घंटे 200 किलोवाट बिजली की आपूर्ति की जाएगी। यानी कि एक साल पूरे वर्ष 24 घंटे 24 किलोवाट बिजली देने की जो बात है वो कही जा रही है कि ये जो अगर प्रोजेक्ट बन जाता है, प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है, तो इसके द्वारा पूरे लद्दाख में 24 घंटे जो लाइट होगी वो 200 किलोवाट के रूप में आपूर्ति की जाएगी। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। लद्दाख आया है तो लद्दाख के बारे में जान लेते हैं। मैप में अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो सबसे ऊपर का जो पार्ट है तो यहाँ पर ये लद्दाख है और इसके नीचे जो येलो कलर का है वो जम्मू कश्मीर है। आप अगर देखेंगे तो जो इंडिया का मैप होता है कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पर जो आप इसको अगर ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये जो पार्ट होता है ये होता है लद्दाख का। तो आप यहाँ देख सकते हैं लद्दाख है। पहले अगर बात की जाए तो पहले लद्दाख में सिर्फ 2 ही ज़िले थे, जिनमें से एक था लेह और दूसरा था कारगिल। तो ये 2 ज़िले थे, लेकिन बाद में 5 नए ज़िलों का जो है वो मंजूरी मिली हुई है, 5 नए ज़िलों की। इन 5 नए ज़िलों में जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग, ये 5 नए ज़िलों को भी मंजूरी मिल गई है। तो 2 जो ज़िले पहले थे और 5 ये, इस प्रकार से कुल मिलाकर के वर्तमान में 7 ज़िले जो हैं वो लद्दाख में है और अभी मंजूरी मिल गई है, बात कही जा रही है। तो पहले 2 थे लेह और कारगिल, अब 5 नए जिले और इसमें ऐड हो गए हैं। बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित प्रोफेसर रोहिणी M गोडबोले का निधन हुआ है, वह किससे संबंधित है। यानी कि प्रोफेसर रोहिणी M गोडबोले जिनका हाल ही में निधन हुआ, पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित थी, तो ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो ए ऑप्शन है जीव विज्ञानी, बी ऑप्शन है रसायन शास्त्री, सी ऑप्शन है भौतिकविद और डी ऑप्शन है लेखिका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो प्रोफेसर रोहिणी M गोडबोले थी ये भौतिकविद, बहुत ही प्रसिद्ध भौतिकीविद थी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इनके बारे में अगर डिटेल में बात करें तो सबसे पहले मैं आर्टिकल में बात करते हैं। रिनोन्ड फिजिसिस्ट एंड जेंडर इक्विटी प्रोपोनेंट रोहिणी गोडबोले पासेस एट 71, यानी कि 71 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। तो भौतिकीविद और पद्मश्री से सम्मानित प्रोफेसर रोहिणी M गोडबोले का भी हाल ही में निधन हो गया।
26 अक्टूबर 2024 को इनका निधन हुआ। ये इनकी जो उम्र थी 71 वर्ष की थी, 71 वर्ष की उम्र में ही इनका निधन हो गया है। साल 2019 में उन्हें विज्ञान में योगदान के लिए भारतीय सरकार ने पद्म श्री से सम्मानित किया था। फिर 2021 में फ्रांस के द्वारा फ्रांसीसी राष्ट्रीय पदक ऑफ मेरिट से भी इनको सम्मानित किया गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं प्रतिष्ठित भौतिकविद थी जिनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, और इनका हाल ही फिलहाल में 71 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। अगले प्रश्न की तरफ अगर बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन टेबल टेनिस प्रतियोगिता में चैंपियंस इवेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? यानी कि जो टेबल टेनिस प्रतियोगिता होती है WTT जिसे बोलते हैं, वर्ल्ड टेबल टेनिस, तो इस प्रतियोगिता में चैंपियंस इवेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? तो ए ऑप्शन है मौमा दास, बी ऑप्शन है श्रीजा अकुला, सी ऑप्शन है अंकिता दास और डी ऑप्शन है मनिका बत्रा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी मनिका बत्रा जो है ये टेबल टेनिस प्रतियोगिता में चैंपियंस इवेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय ये बन गई है। अगर डिटेल में इनके बारे में हम बात करें तो मनिका बत्रा वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियंस इवेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली ये भारतीय बन गई है। अभी जो वर्ल्ड टेबल टेनिस की जो प्रतियोगिता हुई, जो इसका जो आयोजन हुआ वो फ्रांस के मोंटपेलियर में हुआ, यानी फ्रांस के मोंटपेलियर में इसका आयोजन किया गया, और राउंड ऑफ 16 में रोमानिया की जो बर्नडेट जॉक्स हैं उनको इन्होंने 3-1 के साथ में हराया, और इस प्रकार से क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय बन गई है। अगर फाइनल की बात करें तो 27 अक्टूबर को क्वार्टर फाइनल में जो बत्रा है, मनिका बत्रा, इनका जो मुकाबला होगा वो चीन के कियान तियान से होगा, और फिर अगर ये फाइनल क्वार्टर फाइनल जीत जाती हैं तो आगे भी इनकी जो कुछ भी राहें हैं वो आसान हो जाती हैं। बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 16वें ब्रिक्स समिट के दौरान कितने नए देशों को शामिल किया गया? यानी कि अभी हाल ही में 16वां जो ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, कहाँ पर? ये रूस में आयोजित किया जा रहा है, और रूस में आयोजित हुआ है, तो वहाँ पर भारतीय जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो वहाँ पर इस ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस गए भी हुए हैं, और वहाँ पर नए देशों को भी शामिल किया गया है। तो कितने नए देश हैं जो ब्रिक्स में शामिल हुए हैं? तो ए ऑप्शन है 11, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 13 और डी ऑप्शन है 18। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी 13 नए देश जो है वो ब्रिक्स समिट में यानी 16वां जो ब्रिक्स समिट हुआ उसमें 13 नए देश जो है वो शामिल हो गए हैं। डिटेल में अगर इनके बारे में हम बात करें तो हाल ही में 16वें ब्रिक्स समिट के दौरान 13 पार्टनर देश जो हैं वो ब्रिक्स में जोड़े गए, यानी 13 जो देश हैं वो और जुड़े हैं इसमें। इससे पहले भी लगभग 5 जो देश थे वो जुड़े थे, और उसके बाद 13 और नए देश जो हैं वो भी इस 16वें ब्रिक्स समिट में जुड़ गए हैं। इस प्रकार से इसमें अल्जीरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, तुर्की, उज्बेकिस्तान को मिलाकर 7 मुस्लिम बाहुल देश हैं, जो कि टोटल 13 देश ऐसे हैं जो इस 16वें ब्रिक्स जो समिट ये हुई इसमें नए 13 देश के रूप में, पार्टनर देश के रूप में ये जुड़ गए हैं। ब्रिक्स का जो भी हाल ही में आयोजन हुआ और रूस के कजान में इसका आयोजन किया गया। इस वर्ष के जो ब्रिक्स का सम्मेलन है उसको होस्ट रूस कर रहा है, और वहाँ पर जो भी कंट्री है उन सभी कंट्री के जो भी समिट्स में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, ये सभी वहाँ पर गए हुए हैं। भारत की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी रूस गए हुए हैं वहाँ पर शामिल होने के लिए। इनके आने के बाद यानी कि जो 13 देश जुड़े हुए हैं प्लस इससे पहले और जो 5 देश जुड़े हुए थे, तो इनके आने के बाद अब जो ये ब्रिक्स है इसको ब्रिक्स प्लस के नाम से जाना जाएगा। यानी कि पहले सिर्फ ब्रिक्स के नाम से जाना जाता था, अब इसे ब्रिक्स प्लस के नाम से भी जाना जाएगा। जो ये ब्रिक्स नाम है इसका, तो ये ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं इन्हीं के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है। जो भी संस्थापक सदस्य थे इनको जोड़ करके ही ये नाम बना हुआ है, जिसमें बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। इस प्रकार से 5 जो देश थे ये संस्थापक देश माने जाते हैं, और इन्हीं के नाम के एक एक वर्ड लेकर के ये ब्रिक्स का नाम बना हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश की टीम ने T20 में सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? यानी T20 में सबसे अधिक स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस देश की टीम ने बना दिया है? तो ए ऑप्शन है इंग्लैंड, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है जिम्बाब्वे और डी ऑप्शन है बांग्लादेश।
तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी जिम्बाब्वे देश की जो क्रिकेट टीम है उसने T20 में सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। डिटेल में अगर इसके बारे में हम बात करें तो हाल ही में जिम्बाब्वे ने T20 में सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसने गाम्बिया के खिलाफ 20 ओवर में 4 विकेट पर 344 रन का स्कोर बनाया, यानी 344 रन जो थे ये इसने बनाए 20 ओवर में। T20 फॉर्मेट का ये मैच था और गाम्बिया के खिलाफ इसने ये जो रन है जिम्बाब्वे ने बनाए हुए हैं। पिछले रिकॉर्ड की बात की जाए तो जो पिछला रिकॉर्ड था वो नेपाल के नाम था, इसने मंगोलिया के खिलाफ 314 रन बनाए थे और अब ये रिकॉर्ड तोड़ते हुए जिम्बाब्वे ने 344 रन का स्कोर बना करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। जिम्बाब्वे की जो टीम थी उसके जो कप्तान है सिकंदर रजा, इन्होंने मैच में 33 बॉल पर शतक पूरा किया। इन्होंने यानी 33 बॉल पर इन्होंने 100 रन बनाए। ये भी एक इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से 33 बॉल पर शतक पूरा किया। और यह जो मैच है वो T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के तहत नैरोबी में खेला गया, यानी ये जो मैच था T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का ये खेला गया था नैरोबी में और वहीं पर ही T20 का ये सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड जिम्बाब्वे टीम के द्वारा बनाया गया। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जिम्बाब्वे आया है तो मैप में जिम्बाब्वे को देख लेते हैं। आप यहाँ जिम्बाब्वे देख सकते हैं, ये साउथ अफ्रीका कंट्री के ठीक ऊपर है यहाँ पर जिम्बाब्वे। और जिम्बाब्वे जो है इसकी जो कैपिटल होती है वो हरारे होती है। वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है यहाँ के वो है इमर्सन नांगांगवा। तो जो जिम्बाब्वे है इस साउथ अफ्रीका के जस्ट ऊपर है। पड़ोस में यहाँ पर आप बोत्सवाना देख सकते हैं और यहाँ पर भी आप मोजाम्बिक देख सकते हैं और ये जाम्बिया है। इन सभी कंट्रियों के जो ये सभी जो कंट्री हैं इनसे ये अपनी सीमा साझा करता है जिम्बाब्वे। कैपिटल हरारे होती है और प्रेसिडेंट है इमर्सन नांगांगवा। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा IIT दुबई में वैश्विक अनुसंधान केंद्र शुरू करेगा? यानी कौन सा भारतीय IIT है वो दुबई में जो एक वैश्विक अनुसंधान केंद्र है उसकी शुरुआत करेगा? तो IIT ए ऑप्शन है IIT मद्रास, बी ऑप्शन है IIT कानपुर, सी ऑप्शन है IIT दिल्ली और डी ऑप्शन है IIT गुवाहाटी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि IIT मद्रास जो है वो दुबई में वैश्विक अनुसंधान केंद्र जो है वो स्थापित करने की बात कर रहा है या फिर स्थापित करेगा। तो IIT मद्रास दुबई में अनुसंधान और नवाचार के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ये शुरू करेगा। IIT मद्रास ग्लोबल दुबई सेंटर का जो लक्ष्य है वो अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है और इसी के तहत ये अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय जो अनुसंधान और नवाचार का जो केंद्र है वो शुरू करेगा। आगे अगर हम बात करें तो भारत की उद्यमशीलता, पारिस्थितिक तंत्र और वैश्विक प्रगति विशेष रूप से मध्य पूर्व के बीच के संबंधों को मजबूत करने का इसका ये प्रमुख उद्देश्य है। यानी इससे जो मध्य पूर्व के जो देश हैं और जो भारत है इन दोनों के बीच में जो संबंध होंगे वो और अधिक मजबूत होंगे। पारिस्थितिक तंत्र, उद्यमशीलता और जो वैश्विक प्रगति है इसमें ये एक अपना बहुत महत्वपूर्ण या बहुत एक अहम भूमिका निभाएगा। दुबई आया है तो आप सभी लोग जानते हैं दुबई जो है वो UAE का एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर है। तो हम यहाँ पर मैप में देखते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं UAE का ये मैप है और यहाँ पर ये दुबई है। ये इसके कैपिटल नहीं कह सकते हैं, इसका एक सिटी है, ये शहर है। जैसे अपने यहाँ मुंबई एक बड़ा शहर है, ठीक उसी तरीके से ये यहाँ पर UAE का दुबई जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर है। बात करें अगर UAE की तो UAE की जो कैपिटल होती है, जो राजधानी होती है वो होती है अबू धाबी। वर्तमान में जो प्रेसिडेंट हैं UAE के वो हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ये वर्तमान में UAE के प्रेसिडेंट हैं और UAE की कैपिटल अबू धाबी होती है। लेकिन कंफर्म यहाँ पर आप ध्यान रखना जो दुबई है ये शहर है, ये सिटी है एक UAE की। कभी कभी ऐसा होता है कि जो लोग होते हैं वो दुबई को ही UAE की राजधानी के रूप में समझ लेते हैं। ये राजधानी नहीं है, ये सिटी है, ये शहर है, बल्कि UAE की जो राजधानी है वो अबू धाबी होती है। बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एको लाइफ का CEO नियुक्त किया गया? यानी एको लाइफ का जो CEO है वो किससे नियुक्त किया गया है? तो ए ऑप्शन है अमित मिश्रा, बी ऑप्शन है संदीप गोयनका, सी ऑप्शन है हिमांशु त्रिवेदी और डी ऑप्शन है राजवीर सांगवान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी संदीप गोयनका जो है इनको एको लाइफ का CEO नियुक्त किया गया है। आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं, संदीप गोयनका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एको, यानी एको के ये नए चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हुए हैं। तो एको ने संदीप गोयनका को अपने नए लॉन्च किए गए जीवन बीमा प्रभाग एको लाइफ का CEO नियुक्त किया गया है।
यानी एको जो कंपनी है इसी की एक और कंपनी है जो कि लाइफ इंश्योरेंस का काम देखती है, जीवन बीमा का जो काम है वो देखती है। इसे एको लाइफ के नाम से जाना जाता है, इसी की ही कंपनी है, एको पेरेंट कंपनी है इसकी। तो एको लाइफ, तो उस एको लाइफ का यानी जो इंश्योरेंस का काम देखती है उस एको लाइफ का सीईओ जो है वो संदीप गोयनका को बनाया गया है। ध्यान रखना है, एको का नहीं, एको लाइफ जो है इसकी कंपनी है दूसरी, उसका इनको सीईओ बनाया गया है। एको लाइफ जो है ये इंसर्टेक कंपनी एको का नया लॉन्च किया गया जीवन बीमा डिवीजन है। यानी एको लाइफ जो है वो एको की ही कंपनी का नया एक लॉन्च किया गया जीवन बीमा डिवीजन है, यानी कि ये इंश्योरेंस का काम जो है वो देखती है। संदीप जो है वो D2C जीवन बीमा व्यवसाय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। यानी कि जो एको लाइफ के जो ये कंपनी है इसके जीवन बीमा की व्यवसाय की स्थापना में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अब जाकर के इनको एको लाइफ का नया सीईओ नियुक्त कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के अस्पताल में पिंक अलार्म लगाया गया? यानी कि किस राज्य का जो हॉस्पिटल है उसमें पिंक अलार्म लगाया गया है? तो सबसे पहली बात तो अगर कहीं पर भी पिंक यानी गुलाबी से संबंधित अगर कोई भी योजना अगर चलाई जा रही है तो वो सबसे पहले आप समझना है कि वो स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए वो जो योजना है वो चलाई जा रही है। यानी कि वो जो योजना है वो महिलाओं के लिए होगी, खासकर जब चाहे वो पिंक बस चलाना हो या पिंक कह सकते हैं वोटिंग के लिए पिंक बूथ तैयार करना हो, जो कि अभी हाल ही में जब चुनाव हुआ था यूपी में तो महिलाओं के लिए पिंक बूथ लगाए गए थे। फिर पिंक बस चलानी हो, दिल्ली में जो महिलाओं के लिए फ्री जो बस सुविधा थी उसके लिए पिंक बसेस चलाई गई थी। तो इसके लिए अगर आप कहीं पर भी पिंक या गुलाबी से संबंधित कोई भी योजनाएं होती हैं तो अधिकतर उनका जो संबंध होता है वो महिलाओं से होता है, आप इसको जरूर ध्यान में रखिए। और फिर हाल ही में किस राज्य के अस्पताल में पिंक अलार्म लगाए गए हैं? तो ए ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है असम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी मध्य प्रदेश के जो अस्पताल हैं उसमें पिंक अलार्म लगाए गए हैं। आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं, मध्य प्रदेश इंट्रोड्यूस पिंक अलार्म्स फॉर इनहेंस्ड वुमेन सेफ्टी एट दतिया हॉस्पिटल। यानी कि मध्य प्रदेश का जो दतिया हॉस्पिटल है वहां पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक अलार्म लगाए गए हैं। तो मध्य प्रदेश के दतिया जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक अलार्म लगाए गए हैं। अभी हाल ही फिलहाल में जो कोलकाता का जो मामला हमको देखने को मिला, बहुत ही संगीन मामला था, जो कि आप सभी लोगों ने न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में देखा ही होगा। तो उन सभी जो घटनाएं हैं उन सभी घटनाओं को देखते हुए जो मध्य प्रदेश का जो दतिया जिला अस्पताल है और मेडिकल कॉलेज उसमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पिंक अलार्म लगाए हुए हैं। जिला कलेक्टर जो है वहाँ के संदीप मकन, इनके द्वारा बनाए गए पिंक अलार्म सिस्टम के सक्रिय होने पर 5 मिनट के भीतर सुरक्षा को अलर्ट करता है। यानी कि अगर पिंक अलार्म किसी भी कारणवश अगर वो सक्रिय होता है, पिंक अलार्म अगर पुश किया जाता है तो 5 मिनट के अंदर ही, 5 मिनट के भीतर ही जो भी सुरक्षा होगी वो तुरंत वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, ऐसा इनका मानना है जो जिला कलेक्टर संदीप मकन है। और इनके द्वारा ही ये पिंक अलार्म का जो सिस्टम है वो तैयार किया गया है। जो ये पिंक अलार्म है ये मातृत्व वार्ड, ट्रॉमा सेंटर और नए ओपीडी ब्लॉक के स्टाफ ड्यूटी रूम में लगाए गए हैं। यानी कि जो मातृत्व वार्ड है, ट्रॉमा सेंटर है और जो नया ओपीडी ब्लॉक है, इनके स्टाफ ड्यूटी जो रूम है उनमें ये पिंक जो अलार्म है वो लगाया गया है। मध्य प्रदेश आया है तो मध्य प्रदेश के बारे में देखते हैं। आप सभी लोग जानते हैं इंडिया के मैप में बीच में है ये मध्य प्रदेश। आप यहाँ पे ये रेड कलर का इंडिया मैप में देख भी सकते हैं और ये आप यहाँ पर ये केवल और केवल मध्य प्रदेश का भी आप मैप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो मोहन यादव हैं वर्तमान में मुख्यमंत्री। राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल और जो राजधानी है मध्य प्रदेश की वो है भोपाल। राजकीय नदी जो होती है मध्य प्रदेश की वो नर्मदा। राजकीय पक्षी जो है वो दूधराज, जिसको शाह बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है। और राजकीय पशु बारहसिंघा है। और मध्य प्रदेश की जो राजकीय पुष्प है वो सफ़ेद लिली, ये राजकीय पुष्प है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? यानी कि 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? तो ए ऑप्शन है अंजलि दमानिया, बी ऑप्शन है अदिति आनंद, सी ऑप्शन है प्रतिम रैना और डी ऑप्शन है बाला देवी।
तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी बाला देवी जो है ये 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। आप यहाँ पर आर्टिकल में भी देख सकते हैं। और हम डिटेल के बारे में अगर बात करें तो हाल ही में बाला देवी 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ये भारतीय महिला फुटबॉल की इन्हें गोल मशीन के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि इनका उपनाम जो है भारतीय महिला फुटबॉल टीम के अंदर इनको गोल मशीन के रूप में भी जाना जाता है। अभी हाल ही में नेपाल में जो 2024 का SAF साफ महिला चैंपियनशिप जो हुआ उसमें इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपना 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल किया और इस प्रकार से ये 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। बाला देवी जो है इनका जन्म 2 फरवरी 1990 को मणिपुर में हुआ था और फिर आगे चल करके इन्होंने जो फुटबॉल में अपना करियर इन्होंने बनाया और अब वर्तमान में ये 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत किस देश के साथ श्रम गतिशील समझौते पर हस्ताक्षर करेगा, यानी कौन सा ऐसा देश है जिसके साथ में जो भारत है वो श्रम गतिशील समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। तो ए ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है जर्मनी, सी ऑप्शन है ब्राजील और डी ऑप्शन है मालदीव। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत जो है वो जर्मनी देश के साथ श्रम गतिशील समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं, इंडिया एंड जर्मनी सेट टू साइन लेबर मोबिलिटी पैक्ट, यानी कि जो श्रमिक हैं, जो श्रम गतिशीलता है उसके समझौते पर ये हस्ताक्षर दोनों करेंगे। तो हाल ही में भारत जर्मनी देश के साथ श्रम गतिशील समझौते पर हस्ताक्षर करेगा जो दोनों देशों के बीच श्रमिकों के आवागमन और कौशल की मान्यता को आसान बनाएगा। यानी दोनों देशों के बीच जो श्रमिक होते हैं वो एक देश से दूसरे देश में जो आते जाते हैं उनके आवागमन को कुशल बनाएगा, उनके आवागमन की जो सुविधा होगी उसको आसान बनाएगा और जो भी कौशल होंगे श्रमिकों के उन कौशलों के आधार पर उनको मान्यता देने के लिए भी एक ये आसान से सुविधा उपलब्ध कराएगा। यह जो समझौता है वो G20 के कौशल आधारित प्रवासन मार्ग ढांचे के तहत पहला समझौता है। यानी G20 के अंतर्गत जो कौशल आधारित प्रवासन जो मार्ग है उसका ये समझौते के लिए जो बात रखी गई थी, तो इस बात के तहत, इस ढांचे के तहत ये पहला समझौता होगा जो कि श्रम गतिशीलता समझौता भारत और जर्मनी देश के बीच में ये होने वाला है। जर्मनी आया है तो जर्मनी में हम देखते हैं वर्ल्ड मैप में, तो आप यहाँ पर आर्टिकल में भी मैप में आप यहाँ पर जर्मनी देख सकते हैं। जर्मनी की जो राजधानी होती है वो होती है बर्लिन। वर्तमान में जो प्रेसिडेंट हैं यानी राष्ट्रपति हैं जो जर्मनी के वो हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर, ये यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं। इधर नीदरलैंड से अपनी सीमा साझा करता है, इधर चेक गणराज्य के साथ में, नीचे यहाँ पर फ्रांस है, यहाँ पर ऑस्ट्रिया है, ये स्विट्जरलैंड है, यहाँ पर डेनमार्क है, बेल्जियम है, तो इस प्रकार से ये यहाँ पर पोलैंड है। तो इस प्रकार से कई देशों के साथ में अपनी सीमा जो है वो साझा करता है जर्मनी। और जो जर्मनी की जो राजधानी है वो है बर्लिन, जो कि वर्तमान में प्रेसिडेंट है यहाँ के फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ जो ये क्वेश्चन होंगे वो आपको पसंद आए होंगे। इसके साथ में जो कुछ भी डिटेल दी गई है, जो कुछ भी मैप के द्वारा जो समझाया जाने का प्रयास किया गया है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।